नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं कैलाश कश्यप आज फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूँ। और आज जो मुद्दा है वो हमें लगता है कि इस समय का सबसे बड़ा मुद्दा है। केंद्र सरकार ने कोरोना को लेकर के जो महामारी पूरे देश में पैदा हुई है और जिस तरह से एक भागम भाग सी मची हुई है, जो मजदूर बरसों से रोजी रोटी की तलाश में वो कहीं जाके बसे हुए थे, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो, अहमदाबाद हो, सूरत हो, हरियाणा हो, ऐसे बहुत से राज्य हैं जो जा कर के बसे हुए थे। आज बेचारे वो एक एक पैसे के लिए तरसते हुए लाचार बेसहारा, ये बेसहारा इसलिए कहना पड़ रहा है कि आज उनका सहारा कोई नहीं है। हजार हजार किलोमीटर, 1500 किलोमीटर बेचारे बच्चों को कंधे पर ले करके और अपना सारा सामान साथ में ले करके वो किसी भी तरह से वो चाहते हैं कि वो अपने घर चले जाएं। कई ऐसे दृश्य देखने को मिले जिन्हें देख करके मन सिहर उठता है। जब एक पति अपने पत्नी को बैठा करके बैलगाड़ी में और एक बैल की जगह खुद जुट जाता है और वो चलता है। इस लगभग जो अभी गर्मी का मौसम है, टेम्परेचर भी लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका एक ही लक्ष्य है कि वो किसी तरह अपने घर चले जाएं। छोटे छोटे बच्चों के जब उनके चेहरे दिखाई देते हैं तो ऐसा लगता है कि आखिर हमारे राजनेता जो लगभग 70 साल हो गया इस देश को आज़ाद हुए और लगातार विकास की बात होती है, और उसके बाद भी अगर ये दृश्य आज 70-72 साल के बाद अगर ये दृश्य सामने आता है तो कहीं ना कहीं उस कथित विकास के ऊपर उंगली उठ जाती है। लेकिन उसके बावजूद आज भारत सरकार ने जो इस महामारी को लेकर के एक आर्थिक पैकेज की जो घोषणा की वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। और इसकी जितनी सराहना की जाए, प्रधानमंत्री ने जब बताया कि वो 20 लाख करोड़ एक बहुत बड़ी राशि होती है। हमारी आबादी है इस देश की 135 करोड़ की, लेकिन जब ये पैसे जब हम वहाँ रखते हैं कि 20 लाख करोड़, तो हमारी आबादी छोटी हो जाती है। लेकिन जब इतने बड़ी राशि का प्रधानमंत्री ने ये कहा कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना है, बहुत अच्छी बात है। और जिस दिन भारत, मैं ये नहीं जानता कि ये कब होगा, किसके द्वारा होगा, कैसे होगा, लेकिन जिस दिन भारत आत्मनिर्भर बन गया उस दिन वाकई विश्व की महाशक्ति बनने से भारत को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री ने तो सारे लोगों को देखते हुए, चाहे वो कृषि के क्षेत्र हों, चाहे वो व्यवसायी हों, जो छोटे छोटे जो रोजगार करने वाले, जो प्लेटफार्म पे सड़क के किनारे जो रेडी लगा करके बैठते हैं वो हों, या मज़दूर हों, किसान हों, सबके लिए कुछ ना कुछ उन्होंने व्यवस्था रखी है। लेकिन सवाल उठता है, जो 70 साल से हमारे देश की व्यवस्था सी बन गई है, व्यवस्था ये कि बिना घूस का आपका कोई काम नहीं होगा, जिसको ज़रूरत है उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी, और जिसको ज़रूरत नहीं है वो अपने पैसे, अपने रसूख के बल पे वो सारा माल उड़ा के लेके जाएगा। ये चिंता सबको सता रही है, और इसी चिंता को लेकर के हम भी सिवान के एक बुद्धिजीवी, समाजसेवी और पेशे से डॉक्टर,
हम डॉक्टर के डी रंजन साहब के पास मौजूद हैं और चूँकि ये इस मसले पे चर्चा करने के लिए हमने के डी रंजन जी को ही क्यों चुना, क्योंकि लगातार जब भी हम जिस मुद्दे पे ये ज्वलंत मुद्दा है और ऐसे बहुत सारे मुद्दों पे जब हम डॉक्टर के डी रंजन से बात करते हैं, वो हैं डॉक्टर, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन एक अच्छे समाज सेवी भी हैं। समाज के भीतर क्या कमी है, क्या होना चाहिए, किस तरह से हम सुधार कर सकते हैं, इसकी बड़ी अच्छी जानकारी वो देते हैं और बड़े बेबाक तरीके से देते हैं। इसी को लेकर के हम डॉक्टर साहब के पास पहुंचे हुए हैं और डॉक्टर साहब, हमारा पहला सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के नीयत पे कहीं किसी को संदेह नहीं है, सभी खुश हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने देश की आर्थिक हालत को देखते हुए जिस तरह से लगभग 2 महीनों से हम अपने घरों में बंद हैं, हमारे दुकान बंद हैं, सबसे ज़्यादा समस्या अगर है तो जो छोटे रोजगार करने वाले लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके सामने है। तो ये एक बड़ा राहत का पैकेज, आपको क्या लगता है कि ये पैकेज वाकई समय पे, और जो प्रधानमंत्री ने एक सोच सामने रखी है कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि वाकई भारत आत्मनिर्भर बन पाएगा? धन्यवाद कैलाश जी। निश्चित तौर पे इतने बड़े एपिडेमिक में प्रधानमंत्री जी को मैं सैल्यूट करता हूं, मैं सम्मान करता हूं कि 4 बार 5 बार आना और जनता से सीधे संवाद स्थापित करना और एक एक विषय को छूना। पिछले पैकेज घोषणा के पहले मजदूर पर, खास करके जो एमएसएमई सेक्टर के लोग हैं, जो इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो छोटे उद्योग हैं, मध्य उद्योग हैं, मझोले उद्योग हैं, जहां रॉ मटेरियल अलग से आता है, दूसरा कोई बनाता है, तीसरे मार्केट में डिपेंड होता है। एक चेन है, एक सप्लाई का और एक बनने का चेन है। लोग चिंतित थे, खास करके वो लोग जो रोज़मर्रा में कमाते खाते हैं, भूजे वाले, ठेले वाले, छोले वाले, सब्जी वाले, बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं। कैलाश जी, मेरी तो आंखें भर आती है जब मैं देखता हूँ हाईवे पे उनके पैरों के छाले और छोटे बच्चों को लेके। आज ही मैं देख रहा था आगरा में एक माँ अपने बच्चों को सूटकेस पे लेके जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर नोटिस लिया है, संज्ञान लिया है, तो कलेजा फट जाता है, बिहुवल हो जाता है। मैं कल देख रहा था कि हरियाणा से लोग नदी पार कर रहे हैं, पुलिस उनको मार रही है झोला लेके, तो वो पार कर रहे हैं। हमारे कितने मजदूर बसों से धक्के में मर गए, ट्रेन से कट गए, क्या कहिएगा, किसकी बात कहें हम। लेकिन उसके बाद भी हमारे प्रधानमंत्री ने एक बड़ी पैकेज की घोषणा की है और समाज के अंतिम व्यक्ति को लक्ष्य रखा है कि एक एक सेक्टर के, कृषि में क्या करें, हम कैसे ब्रांडिंग करें, एक एक चीज़ को लक्ष्य रखा है। और निश्चित तौर पे उनकी जो एक सोच है कि जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तब तक हम इस तरह के, क्योंकि कोरोना आज जा नहीं रहा है और ऐसा नहीं कि इसके बाद कोई कोरोना नहीं आएगा, इससे बड़ा एपिडेमिक आ सकती है, इससे बड़ी आपदा आ सकती है। उन सारे स्थितियों से हम कैसे सामना करेंगे? देखेंगे, हम जब किसी भी मैच में खेलते हैं ना, तो हमारा जो स्ट्रेंथ है उसको हम आगे रखते हैं और जो कमज़ोर चीज़ें उसको हम पीछे रखते हैं। प्रधानमंत्री ने ऐसे ही किया, लॉकडाउन किया, लॉकडाउन करके अपने पूरे की पूरी जो मेडिकल की जो व्यवस्था थी, क्योंकि आपको याद है कि उस समय हमारे पास कोई जांच का किट नहीं था, जांच की मशीन नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन पीएम ने कहा कि नहीं भाई हम लॉकडाउन कर दिए। लॉकडाउन करके उन्होंने इस समय में मशीन लाया, वेंटिलेशन की संख्या बढ़ाई, बड़े बड़े अस्पताल बनवाए, बहुत सारी व्यवस्था की। चूँकि जनसंख्या के हिसाब से भारत विश्व का दूसरा देश है, तो मैं नहीं कहता कि उन्होंने सारी कमियों को पूरा कर लिया, लेकिन एक प्रयास किया। केडी जी, सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री की सोच अच्छी है, वो कुछ करना चाहते हैं, भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, लेकिन जो सिस्टम हमारा कोलैप्स कर चुका है, भ्रष्टाचार, ऐसा लगता है कि जिस तरह से हमारे शरीर में खून की धारा बहती है, वैसे ही ये कहने में थोड़ा सा भी झिझक नहीं होता है कि आज हम सबके खून में भ्रष्टाचार की वो धारा बह रही है। और उस परिस्थिति में ये कैसे सोचा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से सोचा है कि वो गरीबों को मदद करना चाहते हैं, ये पैसा उन तक जा पाएगा? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। एक तरह से निश्चित तौर पर मैं आपकी बात
को नकारता नहीं, लेकिन आज भी हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जिनके ईमानदारी का उदाहरण आज भी मुल्क में दिया जाता है। मैं आपकी बात को नकारता नहीं, आप बिल्कुल सिस्टम के अंदर की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स, बहुत सारे लोग हैं जिनके ईमानदारी के बारे में लंबी लंबी बातें कही जाए तो वो कम होगा। लेकिन ये तो निश्चित तौर पे चिंता का विषय है, क्योंकि जब आप देखेंगे आज क्वारंटाइन के हालात को, समय पे खाने नहीं, मैं देख रहा था समय पे नाश्ता नहीं मिल रहा है, बिस्कुट नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। क्वारंटाइन में तो हमने मजदूर को ला दिया, वहाँ उन पे फूल चढ़ाया, फूल छीटा, माला पहनाया, और जब वो क्वारंटाइन में स्कूल में आते हैं समय से भोजन नहीं है, मास्क नहीं है, ये बड़ी चिंता का विषय है। गर्मी का सर मौसम है और उसके बाद वहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं है, लाइन कट जाता है, तो कई क्वारंटाइन सेंटर से ये खबरें हम तक पहुँचती हैं। क्योंकि आज हम लोग डिजिटल युग में जी रहे हैं, वहाँ का एक एक व्यक्ति मोबाइल रखे हुए है, वो फ़ोटो खींच करके डाल देता है और वो हम तक पहुँचता है। वो कहता है कि लाइन कटता है तो यहाँ पे किधर से सांप आएगा, किधर से बिच्छू आएगा, ये हमें पता नहीं चलता है, और अधिकारियों से कहने पे उसका कोई असर नहीं होता है। मैं इसी बात की तरफ ध्यान ले जाना चाहता हूँ कि आखिर ये सिस्टम जब तक नहीं बदलेगा तो कैसे हम प्रधानमंत्री की वो सोच साकार हो पाएगी। कैलाश जी, एक बात सोचने की ज़रूरत है, मैं आपके विचारों से सहमत हूँ कि यह आपदा पहली आपदा है, ऐसी आपदा कभी नहीं आई थी, और इतने बड़ी जनसंख्या में इतनी बड़ी तैयारी भी कभी नहीं हुई थी। सब कुछ नया है, सारे नए चीज़ हैं। इस तरह का क्वारंटाइन सेंटर मुझे जो 30 साल का जो मुझे स्मरण है नहीं हुआ था। घर के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि 100 साल में इस तरह की आपदा नहीं आई थी, इस तरह जहां लोगों को क्वारंटाइन रखा जाए। नई चीज़ें हैं, नई बातें हैं, असुविधा है, लॉकडाउन है, बिल्कुल सब चीज़ बंद है, सिस्टम कोलैप्स है, तो थोड़ी परेशानी है, मैं उसको नहीं नकारता, लेकिन उसके बाद में उसमें और सुधार की ज़रूरत है कि अगर हम लोगों को क्वारंटाइन में रखे हैं, अगर हम हेल्थ में रखे हैं, तो उन्हें वो प्रॉपर फैसिलिटी मिले। ये बहुत बड़ी चुनौती है आज की, और ख़ास करके बिहार की बात मैं कहूँ तो किन बातों को आप कहिएगा। आज तक हमारे यहाँ राशन कार्ड बनने का प्रोसेस नहीं हो पाया, 3 महीने बीत गए, जिनका राशन कार्ड नहीं मिला था उनको अनाज नहीं मिला। सोचिए 3 महीने से बिहार की जो स्थिति। साहब, मैं वही चीज़ कहना चाहता था कि जिनको, एक तो सबसे बड़ी बात है कि जिनको मिलना चाहिए, मैंने शुरू में ही कहा था कि जिन्हें मिलना चाहिए, राशन कार्ड की भी वही परिस्थिति है कि जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिला, और जिन्हें नहीं मिलना चाहिए वो अपने रसूख के बल पे उनको घर बैठे राशन कार्ड बन के उनको उन तक जा चुका है। बस यही बात है, यही बात यहाँ भी लागू होगी कि जिनको मिलना चाहिए था, मदद मिलना चाहिए था, क्योंकि घर में बैठ करके अगर उनके पास 10,000 रुपये की पूंजी है तो वो 2 महीने में वो पैसा ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ ज़रूरत है, जो प्रधानमंत्री ने जो एक घोषणा किया है, अगर वो पैसा उसे मिलता है तो कहीं ना कहीं वो अपना रोजगार फिर खड़ा कर लेगा, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े मेहनती होते हैं। आप देखिए, हम लोग दिल्ली में देखते हैं, बड़े बड़े शहरों में देखते हैं कि वो कहते हैं कि भाई ये बिहार के लोग क्या खाते हैं, कैसे इतना मजबूत रहते हैं कि वो 50 किलो की बोरी लेकर के और 4 तल्ले पे चल जाते हैं। समस्या ये है कि सिस्टम, जब तक हम जिम्मेवारी नहीं तय कर पाएंगे कि अगर राशन कार्ड में गड़बड़ी हुई तो किसके वजह से, क्यों नहीं उसको दोषी मानते हुए उस पर कार्रवाई हुई। अगर ये जिम्मेवारी यहाँ भी तय हो जाती कि भाई जिसे नहीं मिलना चाहिए उसे पैसा मिला, तो ये किसकी वजह से मिला, उससे पैसा वसूलने की प्रक्रिया हो, उसकी जिम्मेवारी तय हो, और जिसने भी ये घोटाले का खेल खेला है उस पर अगर कार्रवाई हो तो हमें लगता है कि बहुत हद तक शायद हम कामयाब हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल, अगर प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की है कैलाश जी, तो निश्चित तौर पे वो लोग कुछ ना कुछ मैकेनिज्म डेवलप कर रहे होंगे। मैं नहीं कहता कि 100% तक हो जाए, लेकिन जब प्रधानमंत्री कोई भी बात कहते हैं तो उसके पीछे उनकी प्लानिंग होती है। जैसे आपने देखा गैस की जो सब्सिडी की बात थी, सीधे डेबिट होकर हमारे खाते में आ रही है। अभी कृषि इनपुट की बात है, वो सीधे हमारे खाते में आ रही है, जबकि बीच का ऐसा सिस्टम नहीं था। पहले, मैं तो किसान के यहाँ से आता हूँ कैलाश जी, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं किसान हूँ। पहले हम लोग धान का क्रय करके और पर्ची लेके ब्लॉक में घूमते थे, बीओ के यहाँ, सीओ के यहाँ, इनके यहाँ अप्रूवल होता था, फिर वो जाता था, फिर बैंक में जाता था, फिर दौड़ना पड़ता था। आज ऐसी स्थिति नहीं रही, आज सीधे से सीधे कृषि इनपुट हमारे खातों में आ जाता है।
तो अगर प्रधानमंत्री ने कहा है तो निश्चित तौर पे उसके पीछे उनकी तैयारी होगी, उन्होंने अपना सिस्टम लगाया होगा। लेकिन उसके बाद भी ये इतनी बड़ी जनसंख्या का देश है कि एक प्रधानमंत्री अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से सब कुछ नहीं कर सकते हैं। इस सिस्टम में परिवर्तन की ज़रूरत है, और खास करके जिन पे जिम्मेवारी है, जिन पे जवाबदेही है, जो प्रशासन के बैठे हुए बड़े लोग हैं, उन्हें ये दृढ़ता से, कठोरता से लागू करना होगा कि समाज के अंतिम व्यक्ति, अगर वो हमारे गांव के रामू का पैसा है, अगर वो हरि का पैसा है, तो वो हरि तक पहुँचे। ये बहुत बड़ी चुनौती है। इससे बड़ी चुनौती कैलाश जी अभी आपके सामने एक और खड़ी है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि देखिए, एक तो मजदूर वहाँ से चल के आए, उनके सारे पैसे खत्म हो गए, फसल के ओलों ने उनका कमर तोड़ दिया, और इसके 2 महीने बाद बरसात की एपिडेमिक बिल्कुल उनके सर पर है। अब बताइए, एक इंदिरा आवास है, 7 आदमी रहने वाले हैं, कौन से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा? वो कहाँ रहेंगे? कल बारिश हो जाती है, बाढ़ आ जाता है, तो आप देखेंगे बिहार के 14 जिलों के लोग बांधों पे रहते हैं। इतना बड़ा चैलेंज है, और इसकी बहुत तैयारी सरकार नहीं कर रही है। कल यूनिसेफ के लोगों के साथ बात हो रही थी, मैंने इसको रेज किया था नेशनल लेवल पर। मैंने कहा कि आप बताइए, कोसी के लोग कहाँ जाएंगे, सीतामढ़ी के लोग कहाँ जाएंगे, भागलपुर के लोग कहाँ जाएंगे, जो अभी पैदल से चल के आ रहे हैं, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, वो क्या खाएंगे, उनके जानवर क्या खाएंगे? तो एक बिहार के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये निश्चित तौर पे जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, और सिस्टम में बैठे हुए बड़े जो लोग हैं, सिस्टम में बैठे हुए जो बड़े पदाधिकारी हैं, वो जब तक इसको पूरी सार्थकता के साथ, चुनौती के साथ अगर नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं, तो बड़ा डर लग रहा है कि क्या होगा इसका। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि देश के जो हालात जिसे प्रधानमंत्री ने इशारा किया है, क्या राजनेताओं को भी अब बदलने की ज़रूरत है? जो सिस्टम बना हुआ है, आज एक मंत्री आता है, उसके पीछे 20 गाड़ियाँ आती हैं, हालांकि उसमें लोग होते हैं नहीं होते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता है, और एक तरफ 20 गाड़ियाँ आती हैं, और एक तरफ एक माँ अपने बच्चे को सर पे ले करके हजारों किलोमीटर पैदल जा रही है। तो क्या अब ये समय आ गया है कि ये अब बदलना चाहिए, नेताओं को भी अपने सुविधाओं में कटौती करते हुए देश के हालात के साथ चलना चाहिए? कैलाश जी, इसमें एक जवाबदेही हमारी भी है। हम एक नागरिक होने के नाते, जैसे कि जिम्मेवार नागरिक होने के नाते, ये जवाबदेही हमारी भी है, क्योंकि उन नेताओं का चयन तो हम करते हैं, हम ही ऐसे लोगों को चुनते हैं। तो जब तक प्रजातंत्र, ये डेमोक्रेसी है, इसमें कोई थोपा नहीं जाता, इसमें हम वोट देते हैं, हम लोगों को चुनते हैं, तो हमें भी समय के अनुसार जागरूक मतदाताओं को, जागरूक लोगों को समय के हिसाब से परिवर्तन करना होगा, और नेताओं को तो अपने आप में निश्चित तौर पे परिवर्तन करना होगा। अगर नहीं होंगे तो ये हालात बड़ा विस्फोटक होगा, और उस विस्फोट को कोई रोक नहीं सकता है। बिल्कुल सही कहा केडी रंजन साहब ने कि ये अगर जो देश के हालात हैं, अगर राजनेता जो इस पर राज करते हैं, इन गरीबों पे जो अगर ये विस्फोट हुआ तो वाकई बहुत बड़ा विस्फोट होगा, और उसे संभालना किसी के बस की बात नहीं है। प्रधानमंत्री ने एक अच्छी शुरुआत की है, और हम भी चाहेंगे कि देश के सारे वो सिस्टम जो इन गरीबों को इनका हक दिलवा सकते हैं, वो बिल्कुल साफ मन से, आज देश आपातकाल में है, और आप कमाने के लिए ज़िंदगी पड़ी हुई है, लेकिन आज इस आपातकाल से निकलने की ज़रूरत है। और बिल्कुल सच्चे मन से अगर सारे अधिकारी यह ठान लें कि प्रधानमंत्री के सपने को हम हर कीमत पे साकार करेंगे, तो वाकई हमारा देश, हमारा बिहार पूरे देश में नाम कमाएगा, और पूरा देश हमारे जो विश्व कहा जाता है कि भारत कभी विश्व गुरु रहा है, तो इससे कहीं भी किसी को कोई उंगली नहीं उठा सकता है, और पूरा भारत एक मिसाल कायम करेगा आत्मनिर्भर बनने में। और हम भी चाहेंगे कि सभी लोग स्वेच्छा के साथ, स्वच्छ मानसिकता के साथ प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने में आगे आएँ, और भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को दूर रख